चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक था त्रिविम समावयवता, उसका हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है जो था ज्यामितीय समावयवता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाशिक समावयवता। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। प्रकाशिक समावयवता की अगर हम बात करें तो प्रकाशिक समावयवता से क्या मतलब है। देखो, प्रकाशिक समावयवता का सीधा सीधा मतलब है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब से है। यानी देखो, दर्पण प्रतिबिंब से क्या मतलब है, आपको सभी को पता है। अगर किसी भी वस्तु को रखा जाए और उसके सामने शीशा रख दिया जाए, दर्पण यानी इमेज रख दिया जाए, तो वो जो वस्तु है उसका जो लेफ्ट है वो आपको राइट दिखाई देगा और उसका जो राइट है वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। आप लोगों ने भी नॉर्मली इस चीज को रियलाइज किया होगा कि जब आप लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपके टी शर्ट पर या फिर आप कोई भी चीजें जिसमें कुछ लिखा हो, अगर आप उसको शीशे में देखते हो तो शीशे में वो आपको बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि उसका लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देता है और उसका राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है। जो ऊपर का है वो तो ऊपर ही दिखाई देगा, नीचे का नीचे ही दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो इस तरीके से है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4। अगर मैं इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं यानी मिरर इमेज की बात करूं तो क्या होता है मिरर इमेज में कि जो 1 है और जो 2 है वो तो अपनी जगह पर ही दिखाई देंगे, परंतु जो 3 है वो पहले इधर था, अब ये इधर हो जाएगा, और जो 4 इधर था अब ये इधर हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जिसमें आपके दाएं जो है वो बाएं में बदल जाता है, बायां जो है वो दाएं में बदल जाता है। इस प्रकार के जो आपके संरचना होते हैं जिनके दायां हिस्सा बायां दिखे, बायां हिस्सा दायां दिखे, उसे हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम फिर तो सभी का प्रकाशिक समावयवी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि शीशे के सामने कुछ भी लेके जाओ उसका दायां बायां और बायां दायां दिखेगा। बात तो समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने पीछे ज्यामितीय समावयवता वाला टॉपिक पढ़ा होगा और उसमें मैंने आपको कहा था एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। अब सिस फॉर्म जो होता है ना उसके तो आपको प्रकाशिक समावयवी प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ट्रांस जो फॉर्म होता है उसके प्रकाशिक समावयवी प्राप्त नहीं होते। अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले सिस फॉर्म की। अगर सिस फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। अब हमारे यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हम उसी से आपको बताएंगे कि कैसे प्रकाशिक समावयवी प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि समन्वय संख्या 6 होनी चाहिए। जिनकी समन्वय संख्या 6 होगी हमें उसी की प्रकाशिक समावयवता प्राप्त होगी। और दूसरी बात मैंने आपको जैसा कहा था कि जो विपक्ष यानी जो ट्रांसफॉर्म होंगे उनके प्रकाशिक समावयवी प्राप्त नहीं होंगे, वो तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगी। तो देखते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। इसने क्या बोला है, प्रकाशिक समावयवता ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज की तरह होते हैं, यानी एक का जो दूसरा आप समावयवता प्राप्त करते हो उसका लेफ्ट दूसरे का राइट होता है और पहले वाले का राइट दूसरे का लेफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता ना, अब मैं स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगी, ज्यादा समझ आएगा। वैसे जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मिरर इमेज रख दिया, ठीक है। मिरर इमेज रख दूंगी तो मेरा ये वाला हिस्सा जो होगा ना वो बिल्कुल मेरे को अपोजिट यानी ऐसा प्राप्त होगा, है ना। इसका मिरर इमेज यही होगा, नॉर्मल सी बात है। अब क्या इसको उठाकर इसके ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर देखो ध्यान से समझना कि इस हैंड का मिरर इमेज जो है वो ये हैंड होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई दर्पण रखा हुआ है। अब इसको उठा करके अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया, क्या ये इस पे पूरा मैच कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। आप देखोगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो सकती। अध्यारोपित का मतलब है कि सेम टू सेम अगर उसके जैसा हो तो उसके ऊपर जुड़ जाएगा।
समझ आ रही है बात। और दर्पण प्रतिबिंब में तो किसी भी रूप से आप अध्यारोपित नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका लेफ्ट इसका राइट दिखाई देगा और इसका राइट इसका लेफ्ट दिखाई देगा, तो एक दूसरे पर कभी भी अध्यारोपित नहीं होंगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है इन्हें एंटीओमर यानी प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, मैंने क्या कहा, समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो इसको इस तरीके से बनाती हूँ मैं, CO यहाँ पे लिख देते। पहले तो अपने क्या करते हैं लिखने का तरीका, जो कि मैंने आपको कल समझाया था। सबसे पहले हमें केंद्रीय परमाणु लिखना होता है, उसके 6 के 6 बॉन्ड शो करने होते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने लिख दिया NH3, यहाँ पर लिख दिया NH3, यहाँ लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया Cl। अब ये जो En है ये क्या है, आपका द्वितंतुक लिगैंड है। तो द्वितंतुक लिगैंड है तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से। आई थिंक ये तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये सिस फॉर्म नहीं है क्या, बिल्कुल सिस फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है सिस फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें आपके जो समान समूह होते हैं जब वो एक ही दिशा में होते हैं तो उसे हम सिस फॉर्म बोलते हैं। समझ आ रही है बात। तो इसका अगर हम मिरर इमेज देखते हैं, मिरर इमेज में आपने बीच में इस तरीके से एक रेखा बनानी होती है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो आपको एक ऐसा मिलेगा मिरर इमेज में। पहले इसकी बॉन्डिंग शो कर देते हैं, आसान तरीका लिखने का। अब ये जो इसका राइट है वो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो इसका लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि ये एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी है। प्रकाशिक समावयवी यानी एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ तो क्या ये इस पे अध्यारोपित होगा, नहीं होगा। यही प्रतिबिंब रूप का यानी मिरर इमेज की खासियत होती है कि जो जिसका मिरर इमेज है वो उस पे कभी भी अध्यारोपित नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इसे तो ये क्या था, आपका सिस फॉर्म था। अब देखो इसको तो हम बोलते हैं D रूप और इसे हम बोलते हैं L रूप। अब आप पूछोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा D रूप है या L रूप है। तो ये जो स्मॉल d या स्मॉल l की हम बात करते हैं ना, ये एक प्रकार का प्रैक्टिकली मान होता है। प्रैक्टिकली मान का मतलब होता है कि एक तरीके से ये प्रैक्टिकली प्रूफ होता है कि जो हम यौगिक ले रहे हैं, अगर ये सममित प्रकाश के तल को दक्षिण ओर घुमा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं D रूप। और अगर ये प्रकाश के तल को अगर आपके बाएं तरफ घुमाते हैं, यानी हमने बोल सकते हैं वाम ध्रुवक घूर्णक के रूप में काम करता है, तो इसे हम बोलते हैं N रूप। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मान है, प्रैक्टिकल कर करके पता चलता है कि कौन सा यौगिक जो है वो कंपाउंड मतलब प्रकाश के तल को दक्षिण की ओर घुमाएगा और कौन सा आपका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कहने का मतलब है, ठीक है। इसे अपने क्या बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं। और एक और इसका नाम है, इसे दक्षिण ध्रुवन घूर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक कहा जाता है। और अगर इसकी बात करें तो इसे L रूप कहा जाता है, इसे माइनस भी कहा जाता है और इसे बोलते हैं वाम ध्रुवन घूर्णक। क्या बोलते हैं इसे अपने, वाम ध्रुवन घूर्णक। तो आपको कैसे याद रखना है D रूप है या L रूप है, तो सीधी सी डेफिनेशन इसकी ये बनती है, वे यौगिक, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे उसे D रूप प्लस या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक कहते हैं, ठीक है। आप लिख लेना तीनों ही नाम। और अगर अपने बात करें L रूप की, माइनस की या वाम ध्रुवन घूर्णक की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वे यौगिक जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दे
उसे एल रूप कहते हैं। एल रूप माइनस या फिर वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ठीक है, आपने तीनों नाम ही लिखना है। अब देखो कि भाई क्या चीज मैंने बोला है, समझ रहे इस चीज को। मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाश का तल है, ठीक है। अब ये प्रकाश, ये इस तरीके से क्या है, प्रकाश की डायरेक्शन जो है वो अप है। समझना इस चीज को, प्रकाश की डायरेक्शन क्या है, अप है। जब इस प्रकाश को अपने गुजार रहे हैं किसी भी मतलब चैम्बर से, इस चैम्बर में क्या रखे हुए हैं, आपके यौगिक रखे हुए हैं। मान लो ये वाला यौगिक रखा हुआ है। समझना, मैं ना आपको रफली समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि क्या चीजें हैं आपको ऐसे तो है ना भाई, थोड़ा मोटा पता है ये क्या चीज है। आपका इतना लेवल नहीं है, आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा, बट फिर भी मेरे हिसाब से जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर मान लो ये क्या है, ये प्रकाश का तल है। प्रकाश का तल क्या है, अप है। अब इसमें आपने क्या रखा हुआ है, ये वाला यौगिक रख दिया। मान लो इस यौगिक में से जैसे आप इस प्रकाश के तल को गुजारोगे, तो गुजारने के बाद आप रिजल्ट देखोगे कि इसने प्रकाश के तल को कहाँ घुमा दिया है, इसने प्रकाश के तल को आपके दाईं ओर घुमा दिया है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, दाईं ओर। तो इस प्रकार इसके अंदर जिस यौगिक के कारण प्रकाश का तल दाईं ओर घूम गया ना, तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, डी रूप। क्या बोलते हैं इसे अपने, डी रूप, क्योंकि इस यौगिक ने प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दिया, इसलिए सबने क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। तो यहाँ पर समझ लेना कि इसके अंदर यौगिक कौन सा दे रखा है, मैं ऐसे लिख देती हूँ यौगिक। और दूसरे वाले में क्या होता है कि मान लो आपके पास इस तरीके से प्रकाश का तल है और इस प्रकाश के तल को आपने यौगिक में से गुजारा, ठीक है। अब मानना कि हमने यौगिक के रूप में ये वाला कंपाउंड ले रखा है, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड के कारण इसने प्रकाश के तल को कहाँ घुमा दिया, इस तरीके से इस डायरेक्शन में घुमा दिया। अब ये बाईं तरफ घुमा है, तो इसमें जो यौगिक था उस यौगिक ने क्या किया, प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दिया। तो इस कारण इस यौगिक को अपने क्या बोलते हैं, एल रूप माइनस या वाम ध्रुवन घूर्णक। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी मैं जितने भी एग्जाम्पल करवाऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये डी रूप है, ये एल रूप है। लेकिन यही बात है कि डी रूप और जो एल रूप होता है ना, वो हम कंफर्म नहीं, खुद से नहीं बता सकते। यानी आप प्रैक्टिकली प्रूफ है ये मान, ठीक है। प्रैक्टिकल कर करके देखा गया कि किसने प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाया है, किसने प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाया है, ये सब प्रैक्टिकली प्रूफ है। हम खुद से नहीं रट के बता सकते, या हम खुद से नहीं बता सकते ये डी रूप ही होगा, ये एल रूप ही होगा। हमें ये जो बुक में दे रखा है वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। समझ आ रही होगी मेरी बात। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अब तो, कि जो सममित प्रकाश, जो यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे उसे अपने डी रूप प्लस या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक कहते हैं, और जो यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दे उसे अपने एल रूप माइनस या फिर वाम ध्रुवन घूर्णक कहते हैं। और यहाँ पर ये वाला कंपाउंड जो है वो डी रूप है और ये वाला कंपाउंड जो है आपका एल रूप है। क्लियर बात। तो ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको करा दिया। अब जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बाद वाले एग्जाम्पल भी अभी कर लेते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावेवी हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल जो है ये तो हमने कर लिया, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हमने सिस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में इसके प्रकाशिक समावेवी प्राप्त नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले तरीका जो है आप लोगों ने इस तरीके से बॉन्ड शो कर देना है। 6 बॉन्ड शो कर दिए, उसके बाद सिस फॉर्म में लिखना है, तो इधर भी आपने एक Cl लिख दिया और इधर भी आपने एक Cl लिख दिया। आपको पता है En क्या है, एक द्विधातुक लिगैंड है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये दे रखा है ना -2 +2, तो ये भी आपको बनाना है, यहाँ पे लिख दोगे आप +2। क्लियर बात। अब इसका मिरर इमेज क्या प्राप्त होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज बनाना। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ CO पहले 6 बॉन्ड शो कर दो, और इसका जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा और इसका जो लेफ्ट है वो आपको राइट दिखेगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये तो पूरे पे आयन आ रहा है तो वो हम लिख रहे हैं, मिरर इमेज में
में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है आपका, ये है आपका एल रूप और ये है आपका डी रूप। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया डी रूप एल रूप सारे के सारे प्रैक्टिकली प्रूफ मान है, तो हम ये रट के नहीं बता सकते या हम या किसी ऐसे तरीके से नहीं बता सकते कि ये वाले ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है तो डी रूप ही होगा, अगर ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है तो एल रूप ही होगा, ऐसा कोई हमारे पास कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये वाला हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर ये वाला बना लोगे तो ये वाला भी बन जाएगा आपसे। अब हम बात करेंगे इस वाले के बारे में, तो यहाँ पे देखना आपको बस क्या करना है, सिस फॉर्म में रखना है इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर लिख दिया आपने CO, अब यहाँ पर इसके 6 बॉन्डिंग बना दी। ठीक है, अब इसमें तीनों के तीनों ही क्या है आपके EN है और ये द्विबंधुक लिगैंड से जुड़ रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ एक EN, यहाँ एक EN और एक EN मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म मतलब सिस फॉर्म तो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, तो सिस फॉर्म ही हुए। मिरर इमेज कैसा बन जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इसका क्या है, ये है इसका डी रूप और ये है इसका एल रूप। ठीक है, ये वाला हो गया। लास्ट एग्जांपल हमारे पास रह गया, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो एक चीज और रह गया, आप लोगों ने इसके ऊपर कितने आयन है वो भी लिखने हैं। इसके ऊपर क्या चार्ज है, +3 चार्ज है। ठीक है, तो ये +3 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल रह गया कोबाल्ट का, अब इसमें आपके पास ऑक्सिलेटो जुड़े हुए हैं और ऑक्सिलेटो भी एक द्विबंधुक लिगैंड है, तो इसको भी आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ OX लिख दो, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे एक OX आ गया, एक OX यहाँ और एक OX आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसमें चार्ज कौन सा है, तो -3 है, तो ये -3 भी लिखना जरूरी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, बीच में हमें दर्पण बनाना होता है। दर्पण भी बन गया हमारा, और नेक्स्ट इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो इसका राइट है वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चार्ज कौन सा आएगा इस पे, -3, और यहाँ पर ये आपका क्या है, डी रूप है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, एल रूप है। ठीक है, आप वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पे रट्टा लगा सकते हो, मतलब एक जस्ट आपको एक रट्टा ही बता सकती हूँ मैं कि कैसे याद रखोगे डी रूप और एल रूप। पहले वाले कंडीशन में देखो ये दोनों इसी तरफ थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एल रूप में क्या होंगे, सारे के सारे आपके राइट हैंड साइड है, ऐसे खड़े होंगे तो ये राइट हैंड साइड हुआ, सॉरी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें दोनों सेम EN जो होंगे या फिर दोनों जो भी आपके द्विबंधुक लिगैंड है अगर एक ही डायरेक्शन में हुए तो वो आपका क्या हुआ, एल रूप, और जब अगर आपका ये राइट हैंड साइड हुआ तो डी रूप। इसमें भी देखो दोनों राइट हैंड साइड है तो डी रूप, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो एल रूप। इसमें भी दोनों राइट हैंड साइड है तो डी रूप, और इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड है तो एल रूप। क्लियर बात, तो आप मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा रट्टा ही लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको चीज क्लियर कर दिया है कि डी रूप एल रूप जो होता है ये प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, इसको हम अपने तरीके से नहीं बता सकते। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, और आई थिंक ये वाले जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ पर हमारा समाव्यवता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आई थिंक बच्चों ने सारे वीडियोस देखे होंगे समाव्यवता वाले और अच्छे से समझ भी आया होगा, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो इससे रिलेटेड रह गए थे,
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कायरल किसे कहते हैं। देखो एक ना आपसे पूछ भी लिया जा सकता है भाई 1 नंबर में कि कायरल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन बहुत इजी है। ऐसे अणु या आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते कायरल कहलाते हैं। यानी जितने भी आपको प्रतिबिंब समावेश प्राप्त होंगे वो क्या हो रहे हैं, कायरल कहलाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो सीधी सी बात है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, कायरलता कहते हैं। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करने वाले मुख्य शर्तें। ध्रुवन समावयवता यानी प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। बात आती है कि ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करने वाली मुख्य शर्तें कौन कौन सी है। तो पहला पॉइंट देखो, संकुल में कम से कम एक द्विदंतुक लिगैंड होना चाहिए। आपने जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें कम से कम एक द्विदंतुक लिगैंड तो था। बाद में 2 भी थे, 3 भी थे, मतलब 3 एग्जाम्पल हमने देखे प्रकाशिक समावयवी के कि जिसमें एक द्विदंतुक लिगैंड था, एक में 2 द्विदंतुक लिगैंड थे और एक में तीनों के तीनों द्विदंतुक लिगैंड थे। लेकिन मिनिमम एक द्विदंतुक लिगैंड होना जरूरी है प्रकाशिक समावयवता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है इनमें किसी भी प्रकार का सममित तत्व नहीं होना चाहिए। सममित तत्व मतलब कि अगर किसी को बीच में से काट दिया जाए किसी भी संरचना को, तो वो जो उसका दायां और बायां है ना, दोनों एक जैसे हों तो वो सममित तत्व कहलाते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी यौगिक है उसका दायां और बायां अगर सेम होगा, तो अगर हम उसका मिरर इमेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें उसका मिरर इमेज मिलेगा, यानी क्या हमें उसके दर्पण प्रतिबिंब में कोई फर्क पता चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट सेम है तो शीशे में वो अपोजिट हो जाता है, लेकिन सेम होने के कारण वो हमें एक जैसा ही दिखाई देगा। इसलिए दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें किसी प्रकार का सममित तत्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है विपक्ष ज्यामितीय समावयवी कभी भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। आपने देखा हमने जितने भी एग्जाम्पल किए वो सारे के सारे सिस फॉर्म वाले थे, यानी समपक्ष वाले थे। हमने विपक्ष क्यों नहीं लिया? क्योंकि विपक्ष जो होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ये जो तीनों मैंने बताया है ना, मैंने यहाँ पे डायग्राम, एक ही डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कैसे मैं बोलना चाहती हूँ। कि मान लो आपके पास इस तरीके से क्या है, कोई भी यौगिक है, केंद्रीय परमाणु है, इससे अपने क्या करते हैं 6 परमाणु जोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने इधर भी लिख दिया Cl, इधर भी लिख दिया Cl, मैंने यहाँ भी लिख दिया NH3, मैंने यहाँ भी लिख दिया NH3, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दर्पण समावयवी होते हैं उनका लेफ्ट राइट से मतलब होता है, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि मिरर इमेज में ऊपर की चीज ऊपर ही दिखाई देगी, नीचे की चीज नीचे ही दिखाई देगी, बस लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में चेंज होता है। ये बेसिक बात है जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर Cl लिख देती हूँ और यहाँ पर NH3 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इस चीज को समझना, सबसे पहली बात, क्या इसमें कोई भी द्विदंतुक लिगैंड है? नहीं है, लेकिन इसने बोला है कि ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहली जो मुख्य शर्त है उसमें कम से कम एक द्विदंतुक लिगैंड होना चाहिए। अब इसमें कोई द्विदंतुक लिगैंड नहीं है। अगर इसमें कोई भी द्विदंतुक लिगैंड नहीं है तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगी, इसका मिरर इमेज बनाते हैं हम, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाते हैं, यहाँ ऊपर जो है वो तो ऊपर ही रहेगा, नीचे जो है वो नीचे रहेगा, इसका जो लेफ्ट है वो हो जाएगा आपका राइट, और जो इसका राइट है वो आपका हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में चेंज हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहली कंडीशन है कि इसमें कम से कम एक द्विदंतुक लिगैंड होनी चाहिए। अगर एक भी द्विदंतुक लिगैंड नहीं होगा तो क्या इसके प्रकाशिक समावयवता आपको प्राप्त होंगे? क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? अगर मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे, और आपको पता है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे वो प्रकाशिक समावयवी नहीं होंगे। यानी जिसमें एक भी द्विदंतुक लिगैंड नहीं होगा वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। इस वाले एग्जाम्पल से हमें समझ आ रहा है। नेक्स्ट इसने बोला है इसमें किसी प्रकार का सम्मति तत्व नहीं होना चाहिए। सम्मति तत्व का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये संरचना है, ठीक है। अगर इस संरचना को बीच में से काटा जाए, यानी इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इसके बीच में से मैं काटती हूँ, यूँ समझो कि इसको बिल्कुल बीच में से काटे तो दोनों तरफ अगर एक जैसी ही संरचना हो तो उसे सम्मित तत्व कहा जाता है, ठीक है। पहली बात तो
सममित तत्व किसे कहते हैं कि आपके पास ये पूरा कंपाउंड है और इस कंपाउंड को आपने बिल्कुल बीच में से काटा है, बीच में से काटने पर ये दाएं और बाएं एक जैसी संरचना दे तो उसे अपने बोलते हैं सममित तत्व। अब ये आपका क्या है, एक प्रकार का सममित तत्व है क्योंकि दाएं और बाएं ये एक जैसा ही लग रहा है। अगर ये आपको एक जैसा ही नजर आ रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है प्रकाशिक समावेश प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि प्रकाशिक समावेश के लिए जरूरी है कि इसमें क्या हो कि सममिति तत्व नहीं हो। पर ये तो सममिति तत्व है, क्योंकि अगर मैं इसको बीच में से काटती हूँ तो जैसा मेरा लेफ्ट है वैसे मेरा राइट है, दोनों की संरचना एक जैसी है। संरचना अगर एक जैसी होगी तो क्या इसमें ध्रुवण समावेशिता प्रदर्शित होगी, यानी प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित होगी? तो नहीं होगी। ये हमने इस चित्र से भी समझ लिया और ये हमने इस लाइन से भी समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विपक्ष ज्यामिति समावेवी कभी भी प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित नहीं करते। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा अगर मैं इसको विपक्ष समावेश बना देती हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया मैंने NH3 और यहाँ लिख दिया मैंने Cl, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से ये क्या है, आपका विपक्ष समावेशी है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोलोगे कि मैम आपने कहा था कि फेस और मर होते जब तीन तीन होते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ और कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर H2O और यहाँ पे भी ले लिया मैंने H2O, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस उसमें फोकस करना। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जितना आपको मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं आपको एक शब्द ही क्यों ना बता रही हूँ, पर वो शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता क्या रही हूँ, ठीक है। तो देखना यहाँ पर अगर हम इस संरचना की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक समान समूह जो विपरीत दिशा में होते हैं, तो हम उसे क्या बोल सकते हो कि जैसे मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये मिरर इमेज इसका ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये इस पे अध्यारोपित तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या दिक्कत है, प्रतिबिंब समावेशी क्यों नहीं बन सकते? देखो थोड़ा सा आपके लेवल से अब चलते हैं तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इनको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इन बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं। अगर मैंने इस बॉन्ड को रोटेट कर देती हूँ, इस बॉन्ड को मैं रोटेट कर देती हूँ तो ये बिल्कुल सेम सेम हो जाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने ये जो बॉन्ड है, देखो बॉन्ड है ना इस तरीके से, यह बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इस तरीके से है। अगर मैंने बॉन्ड को थोड़ा रोटेट कर दिया, यानी NH3 को ऊपर लेगी, क्लोरीन को नीचे लेगी, और यहाँ पे NH3 को नीचे ले आई और क्लोरीन को ऊपर लेगी, तो इस और इस संरचना में क्या कोई अंतर होगा? क्या नहीं होगा। बॉन्डिंग रोटेट कर सकते हैं ऐसे अपने, बाकी आपके लेवल का नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपका पॉइंट है और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। बॉन्डिंग यहाँ रोटेट हो सकती है, जिस कारण से ये और इस संरचना में कोई फर्क नहीं रहेगा और आपका जो प्रकाशिक समावेशी है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से ये तीनों जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, इन तीनों कंडीशनों में आपको जो समावेशी है वो प्राप्त नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि ये तीनों कंडीशन होना जरूरी है, मतलब जो जो बातें बोली है, एक द्वितीयक लिगैंड का होना जरूरी है, तभी प्रकाशिक समावेशिता बन सकती है। दूसरी बात सममित तत्व नहीं होना चाहिए, तीसरी बात ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना चाहिए, तभी जाके प्रकाशिक समावेशिता प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और आई थिंक अब मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पूरी मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। और अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, होमोलैक्टिक संकुल और हेट्रोलैक्टिक संकुल किसे कहते हैं। देखो होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक में क्या अंतर है। होमोलैक्टिक संकुल वे संकुल होते हैं, सुनना इस चीज को, होमोलैक्टिक संकुल वे संकुल होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु समान प्रकार के लिगैंडों से जुड़े हो, तो उसे हम होमोलैक्टिक संकुल कहते हैं। लेकिन हेट्रोलैक्टिक संकुल क्या होता है, जब केंद्रीय परमाणु अलग अलग प्रकार के लिगैंडों से जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोलैक्टिक संकुल। यानी सीधी सी बात है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने अभी तक कई सारे संकुल पढ़ लिए होंगे। जो बच्चे मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं वो तो डेफिनेशन सुनते ही समझ गए होंगे मेरी बात को। जिनको दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, समझ आ जाएगा।
जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया Cr और यहाँ लिख दिया मैंने NH3 की 6। यहाँ पे मैं CO ले लेती हूँ, CO NH3 की 6। अब आपको पता है यहाँ कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय परमाणु है, और जो NH3 यानी एमीन है वो आपके लिगैंड है। अब ये जो केंद्रीय परमाणु है वो 6 के 6 किससे जुड़े हुए हैं, एमीन लिगैंडों से जुड़े हुए हैं, यानी 6 के 6 समान लिगैंड है। तो इस संकुल को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे होमोलैक्टिक संकुल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है यहाँ पे क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ आपने जोड़ दिए En के 2, En के क्या जोड़ दिए, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर, और यहाँ हम ले लेते हैं En के 2। अब देखो यहाँ पर जो आपके लिगैंड जुड़े हुए हैं केंद्रीय परमाणु से वो क्या है, समान है, दोनों ही En है। तो मैं बोल सकती हूँ ये आपका क्या है, होमोलैक्टिक संकुल है। क्लियर बात। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु यानी केंद्रीय परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु यानी लिगैंड से जुड़े होते हैं तो होमोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। हेट्रोलैक्टिक संकुल क्या होते हैं, ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु से जुड़े हो तो उसे हम हेट्रोलैक्टिक संकुल कहते हैं। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखना चाहे तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे क्रोमियम NH3 की 4Cl2। अब आप देख सकते हो यहाँ जो क्रोमियम है यानी जो केंद्रीय परमाणु है यानी धातु परमाणु है वो 2 प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ रहे हैं। 4 तो यहाँ एमीन ग्रुप है, 2 क्लोरीन है, तो अलग अलग लिगेंड आ गए, अलग अलग दाता परमाणु आ गए। तो इस प्रकार के संकुल को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के संकुल को हम हेट्रोलैक्टिक संकुल कहते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोबाल्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक तो मैंने लिख दिया NH3, एक मैंने लिख दिया पिरिडीन, एक मैंने लिख दिया ब्रोमीन, एक मैंने लिख दिया क्लोरीन। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो केंद्रीय परमाणु है इसके साथ चारों के चारों जो लिगैंड जुड़े हुए हैं, जो दाता परमाणु जुड़े हुए हैं वो चारों के चारों अलग है। तो ये क्या है, एक प्रकार का हेट्रोलैक्टिक संकुल है। तो ये छोटा सा टॉपिक जो रह गया था बीच में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो VBT पर रहेगा और उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपको समझाऊंगी मैं कैसे उसको हम निकालते हैं और इसको क्यों हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक आज वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको करवाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और आई थिंक सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आप लोग सेल्फ नोट्स भी बना पा रहे होंगे, क्योंकि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप लोगों के डिमांड के कारण ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिखवाती हूँ ताकि आप लोग इसको एज ए सेल्फ नोट्स के रूप में भी तैयार कर सको। और जिन बच्चों को प्रिपेयर नोट्स चाहिए, जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और मेरे लेक्चर्स सारी सुविधा एक साथ चाहिए तो वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से इसे मेरे पैड कोर्स को जो कंप्लीट पैड कोर्स आपको मिल जाएगा उसे परचेज कर सकते हैं। और ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो आई थिंक सारा समझ आ गया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।